हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने वैक्सीनों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारे सवाल हमने बताए आपको। जैसे बीसीजी के ऊपर लगभग हमने 20 टॉपिक डिस्कस किए, 20 की पॉइंट डिस्कस किए, 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए। डेंगवाक्सिया, नई वैक्सीन आई है डेंगू की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने पोलियो की वैक्सीन ओपीवी के बारे में डिस्कस किया और जेई जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। कुछ पॉइंट्स बीसीजी के बारे में रह गए थे, हालांकि मैंने बहुत सारे 20 पॉइंट बताए थे, फिर भी 4 पॉइंट और बाकी हैं। आप इन्हें भी जोड़ लीजिएगा उन्हीं नोट्सों के साथ में, उन्हीं क्लासेस के साथ में। कुछ पॉइंट्स बीसीजी के बारे में बता रहा हूं जो मिस हो गए थे उस क्लास में, मैं आपको नहीं बता पाया, इन्हें भी आप जोड़ लीजिएगा। बीसीजी के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स, यह बीसीजी की वैक्सीन जो है कब तक काम करती है, तो याद रखना है कि यह इफेक्टिव होती है इफेक्टिव फॉर 15 to 20 ईयर, यानी कि 15 से 20 साल तक कारगर साबित होती है बीसीजी की वैक्सीन। पहला पॉइंट। दूसरा, जो बीसीजी की वैक्सीन आपकी है, यह वैक्सीन दो प्रकार की वैक्सीनें होती हैं। पहली वैक्सीन होती है आपकी डायरेक्ट बीसीजी। कौन सा प्रकार है? डायरेक्ट बीसीजी। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कहता है डायरेक्ट बीसीजी। इसका मतलब है बीसीजी की वैक्सीन को लगा देना बिना मॉन्टेक्स टेस्ट के, यह कहलाता है डायरेक्ट बीसीजी। यानी कि एडमिनिस्टर करना, एडमिनिस्टर्ड बीसीजी वैक्सीन विदाउट मॉन्टेक्स टेस्ट, विदाउट मॉन्टेक्स टेस्ट, बिना मॉन्टेक्स टेस्ट के बीसीजी की वैक्सीन को लगा देना डायरेक्ट बीसीजी कहलाता है। और इसकी जो एज होने वाली है वह होगी एज बिलो 1 ईयर। 1 साल से छोटे बच्चे में काम में ली जाती है डायरेक्ट बीसीजी। यानी आपको यहां से एग्जामिनर एक सवाल पूछ सकता है कि आप जो एट बर्थ दे रहे हो, क्या बीसीजी वह कैसी है? एट बर्थ वाली जो बीसीजी आप देते हैं टीकाकरण के दौरान, वह कैसी वैक्सीन है? आपका जवाब होगा वह बीसीजी डायरेक्ट बीसीजी है। कौन सी है? डायरेक्ट वाली, क्योंकि वह 1 साल से पहले दे रहे हो, जन्म के समय दे रहे हो, बिना मॉन्टेक्स टेस्ट के दे रहे हो। पहला पॉइंट ये मैंने बताया। दूसरा पॉइंट ये ऐड करना है आपको इन दोनों पॉइंटों को। तीसरा पॉइंट, थर्ड, एक होता है इनडायरेक्ट बीसीजी। इनडायरेक्ट बीसीजी, इसका मतलब मॉन्टेक्स टेस्ट पहले करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे? बीसीजी की वैक्सीन को लगाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं एडमिनिस्टर बीसीजी आफ्टर मॉन्टेक्स टेस्ट, आफ्टर मॉन्टेक्स टेस्ट। कौन से टेस्ट के बाद में? मॉन्टेक्स टेस्ट के बाद में। जो बीसीजी लगाई जाती है वह कैसी है? इनडायरेक्ट बीसीजी है। ये कैसी है? ये इनडायरेक्ट बीसीजी। एज कितनी होने वाली है इसकी? याद रखें, एज होने वाली है ग्रेटर देन 1 ईयर। 1 साल के बाद जो लगाते हैं वह कैसी वैक्सीन कैसी है? इनडायरेक्ट वाली बीसीजी। मॉन्टेक्स टेस्ट पहले करना है, फिर ये लगाना होता है। ये थर्ड पॉइंट आपको ऐड करना है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया। चौथा पॉइंट, जो रिमेनिंग 4 पॉइंट मैंने बताने थे, फोर्थ पॉइंट याद रखना है इसका साइड इफेक्ट। बीसीजी के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? 2 साइड इफेक्ट को याद रखना है आपको। पहला आपको याद रखना है लिम्फ एडिनाइटिस, लिम्फ एडिनाइटिस, और दूसरा याद रखना है आपका ओस्टियो माइलाइटिस। ये दोनों ही साइड इफेक्ट हो सकते हैं बीसीजी वैक्सीन के। तो बेटा
20 पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं अर्ली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, और 4 पॉइंट और मैंने जो मिस हो गए थे वो बता दिए हैं आपको। चारों पॉइंट आपको ऐड करने हैं बीसीजी के अंदर ही। इफेक्टिव कब तक रहती है? 15 से 20 साल तक। डायरेक्ट बीसीजी का मतलब क्या होता है? जो हम बर्थ पर देते हैं वह किस प्रकार की है? डायरेक्ट प्रकार की है। दूसरा इनडायरेक्ट क्या होता है? मॉन्टेक्स टेस्ट के पहले करने के बाद में। और साइड इफेक्ट क्या है इसके। यह है तो आपका बीसीजी वाला पोर्शन। हम लास्ट क्लास में ओपीवी के बारे में बात कर रहे थे, कंटिन्यू थी हमारी क्लास ओपीवी। ओपीवी में ही कुछ पॉइंट और आपको कंटिन्यू रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट, ओपीवी की जो वैक्सीन है ये कैसी वैक्सीन है? तो याद रखना है यह है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। सबसे ज्यादा हीट के प्रति सेंसिटिव वैक्सीन का नाम बोलो, आंसर विल बी द ओपीवी। दूसरा पॉइंट, अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि बताइएगा आपकी जो ओपीवी की वैक्सीन है वो कितने डिग्री तापमान पर स्टोर होता है, तो आंसर होगा -20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आगे देखिएगा। और हम 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे इसके। क्या पॉइंट हैं दोनों? जैसा कि मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में कि एपिडेमिक कंट्री के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो पोलियो एपिडेमिक कंट्रीज जो हैं, पोलियो एपिडेमिक कंट्रीज, पोलियो एपिडेमिक कंट्रीज जो हैं, ये कंट्रीज हैं आपकी 3 कंट्रीज आती हैं ओल्ड पैटर्न के हिसाब से। पुरानी जगह आपको ये मिलेगा और उनमें है एक तो आपका पाकिस्तान, एपिडेमिक नहीं बेटा, एंडेमिक बोलना है इनको, वहीं मौजूद है एंडेमिक, पोलियो एंडेमिक कंट्रीज। ये वर्ड आप पढ़ोगे, एपिडेमिक का मतलब जब बीमारी बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पर हो जाए और एक एक्सपोजर ज्यादा हो रहा हो, नॉर्मल से ज्यादा हो, तो हम उसे एपिडेमिक बोलते हैं। नॉर्मल रेंज में उपस्थित है तो हम उसे एंडेमिक बोलते हैं। तो पोलियो एंडेमिक कंट्रीज जो हैं उसमें एक है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा है, फर्स्ट है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, और एक है नाइजीरिया। ये तीनों कंट्रीज हैं पोलियो एंडेमिक कंट्रीज। लेकिन यह बात ओल्ड पैटर्न, मैंने एक वर्ड लिखी है ओल्ड। आप पुरानी पुस्तकें देखे होंगे, पुराने नोट्स अगर आपने रिवाइज किए तो वहां ये आपको मिलेगा रिव्यू जब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें, लेटेस्ट बात करूं तो बेटा 2 कंट्रीज ही बाकी रह गई। अभी 2 कंट्रीज हैं ओनली। एक कंट्री इससे हट गई है और वो 2 कंट्री कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यानी आपको याद रखना है पोलियो एंडेमिक कंट्रीज अभी कितनी हैं, तो बोलना है 2, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बिकॉज नाइजीरिया में लास्ट केस मिला था 2016 में, उसके बाद उसे हटा दिया गया यहां से क्योंकि उसमें बहुत सारे सालों से कोई केस नहीं आ रहा है। तो नाइजीरिया रिमूव हो गया है इस लिस्ट में से, क्योंकि बिकॉज लास्ट पोलियो केस फाउंड इन 2016। नाइजीरिया में 2016 में लास्ट केस पाया गया था, इस वजह से इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया है। अभी 2 कंट्रीज ही हैं जिन्हें पोलियो एंडेमिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पोलियो के रिगार्डिंग भी आपको कंटिन्यू रखने हैं। क्लियर? अब अभी तक हमने जो वैक्सीनें पढ़ी हैं उनमें हमने 4 वैक्सीनों के बारे में पढ़ लिया है। बीसीजी के बारे में हमने पढ़ लिया है,
डेंगू के बारे में मैंने बता दिया आपको, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में बता दिया है, पोलियो की एक वैक्सीन हमने पढ़ ली है OPV के बारे में। क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं वह है IPV यानी कि पोलियो की बी वैक्सीन। पहली OPV थी, दूसरी है IPV। इसे बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हम बताते हैं आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहला पॉइंट, IPV जो है ये कैसी वैक्सीन है, तो आपको बोलना है यह है किल्ड वैक्सीन है, क्योंकि नाम बता रहा है इनएक्टिवेटेड है। दूसरा, कौन सी फॉर्म में लगाया जाता है, OPV को पिला रहे थे, इसे लगाते हैं, तो यह एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है। कैसी है, इंजेक्टेबल वैक्सीन है, इंजेक्टेबल वैक्सीन है ये। तीसरा पॉइंट, IPV जो है वो कब स्टार्ट हुआ, किसके तहत स्टार्ट हुआ है, तो याद रखना है IPV स्टार्टेड एज ए पोलियो एंड गैम स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी आई थी, उस स्ट्रैटेजी का नाम था पोलियो एंड गैम स्ट्रैटेजी। पोलियो का खेल खत्म कर देंगे। कब से कब आई, 2013 से लेकर 2018 तक ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। उसका नाम था पोलियो एंड गेम स्ट्रैटेजी, यानी पोलियो का खेल खत्म कर देंगे। हम बोलते हैं ना एंड गेम, तेरा खेल खत्म कर दूंगा, एंड गेम कर दूंगा। क्लियर, बोलते तेरा गेम एंड कर दूंगा, यानी खत्म कर देना। पोलियो एंड गेम स्ट्रैटेजी, हम चाहते थे पोलियो खत्म हो, इसके लिए 2013 से 2018 के बीच में एक मुहिम चलाई गई और उस मुहिम का नाम था पोलियो एंड गेम स्ट्रैटेजी। उसी का एक पार्ट रखा गया IPV को। क्लियर है। IPV की सिंगल डोज लगती है, एक ही डोज लगती है, याद रखना इसकी। सिंगल डोज वैक्सीन है ये, सिंगल डोज, एक डोज लगती है। कितना अमाउंट रखते हैं, तो 0.5 ml। और साइट कौन सी है, तो याद रखना है इसकी साइट होती है एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, जांग की एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट में लगाया जाता है। मसल का नाम आए तो कभी मत भूलना इसे, हाईलाइटेड पॉइंट है वास्टस लैटरलिस मसल, वास्टस लैटरलिस मसल, वास्टस लैटरलिस मसल्स। क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके रिगार्डिंग आपको बता रहा हूं MCQs एग्जाम के। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ये से थोड़ा सा हटके बता रहा हूं, इस वर्ड आया इसीलिए, अगर क्वेश्चन आए कि बेस्ट IM साइट बताओ, बेस्ट IM साइट, IM इंजेक्शन लगाने की बेस्ट साइट बोलो, तो बोलना है डेल्टोइड मसल। क्या बताना है, डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड सबसे बेस्ट है। दूसरा, अगर क्वेश्चन मिलता है कि बिलो 1 ईयर, 1 साल से पहले, बिलो 1 ईयर IM इंजेक्शन की साइट क्या है, तो आंसर होगा आपका वास्टस लैटरलिस। क्या आंसर होगा, वास्टस लैटरलिस। 1 साल से छोटे बच्चे में IM की साइट होती है वास्टस लैटरलिस। यहीं पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर IM साइट बताओ, एडल्ट IM साइट,
बड़ों में आईएम इंजेक्शन की साइट होती है तो याद रखना है आपकी ग्लूटियल मसल्स। कौन सी मसल में लगाते हैं? ग्लूटियल मसल में। क्लियर? जो बटक्स में होती है ग्लूटियल मसल। एक है वास्टस लैटरलिस बच्चों में, और मोस्ट कॉमन साइट आईएम की है आपकी डेल्टोइड। सम एमसीक्यूज जो इसके नाम से आए हैं आपको याद रखना है। बेस्ट आईएम साइट डेल्टोइड, बिलो 1 ईयर वास्टस लैटरलिस, एडल्ट में ग्लूटियल मसल्स। और हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह कौन से रूट से दी जाएगी? आपको पता होगा आईएम रूट से, क्योंकि मसल है आईएम रूट से यह इंजेक्शन लगता है इंजेक्टेबल फॉर्म में। कब कब लगाई जाती है समय बता रहा हूं। आईपीवी लगता है 14 वीक पर। कौन से वीक पर लगता है? 14 वीक पर। आप इसे महीने में कन्वर्ट करना चाहें तो 3.5 महीना भी आप इसे बोल सकते हैं, एक ही बात है। 3.5 महीना या 14 वीक पर आईपीवी की सिंगल डोज लगनी होती थी। और अगर हम बात करें साथ में, तो याद रखना है किसके साथ में देते हैं? तो याद रखना है विथ थर्ड डोज ऑफ ओपीवी। थर्ड डोज ऑफ ओपीवी, ओपीवी की तीसरी डोज, क्योंकि 14 वीक पर लगता है ओपीवी थर्ड, तो ओपीवी की थर्ड डोज के साथ यह लगाया जाता था आईपीवी। अब एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आईपीवी के रिगार्डिंग। आईपीवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है या नहीं देना होता है किसमें? जो मैं बता रहा हूं उनमें। नॉट गिवन इन केस ऑफ फॉर्मलिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि इनके कुछ कंपोनेंट इस वैक्सीन में पाए जाते हैं, यह टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, इसलिए इन्हें इस वैक्सीन को इनके साथ नहीं दिया जाता है। आईपीवी की बात कर रहे हैं बेटा, नाम है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेबल भी कहते हैं क्योंकि इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, किल्ड वैक्सीन ये होती है। आईपीवी जो आपकी है, यह वैक्सीन किसके रूप में स्टार्ट की गई? तो बताना है यह वैक्सीन स्टार्ट ही पोलियो एंड गेम स्ट्रेटजी के तहत, जिसका बेसिक मतलब होता है पोलियो का खेल खत्म कर देना, पोलियो को नष्ट कर देना। कब से कब चालू हुई यह मुहिम? तो बताना है 2013 से 2018 के बीच में यह मुहिम चालू हुई थी। एग्जामिनर बोले बताओ आईपीवी की कितनी डोज लगानी होती हैं? बोलना है एक ही डोज लगती है, सिंगल डोज लगाई जाती है। बोला जाए कितना अमाउंट में लगाती हैं, तो बेझिझक बताना है उसे 0.5 ml लगती है। अधिकांश दवाइयां, अधिकांश वैक्सीन 0.5 ml में ही लगती हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे बीसीजी मैंने अपवाद आपको बताया। इसके अलावा साइड पूछे तो थाई में लगती है, एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। अगर मसल का नाम पूछे तो बताना है वास्टस लैटरलिस मसल। मसल के नाम से कुछ सवाल मैंने बताए। बेस्ट साइट पूछी जाए आईएम इंजेक्शन की तो जवाब होना चाहिए आपका क्या जवाब होना चाहिए? डेल्टोइड। अगर आपसे पूछा जाए बताओ छोटे बच्चों में आईएम इंजेक्शन की साइट 1 साल से छोटे बच्चों में कौन सी होती है? जवाब होगा वास्टस लैटरलिस मसल। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ सवाल है, बहुत बार आ चुका है ये। क्लियर है? इसके अलावा एडल्ट में पूछा जावे कि बताओ एडल्ट के अंदर साइट कौन सी होती है आईएम की, तो बताना है बटक रीजन में होती है और इन मसल का नाम होता है ग्लूटियल मसल, वहां लगाया जाता है आईएम इंजेक्शन। अगर हम इसकी बात करें हमारी आईपीवी तो कौन से रूट से लगाई जाती है? तो जवाब होगा आईएम रूट से लगाई जाती है। सवाल पूछे एग्जामिनर बताओ कौन से वीक पर लगाते हैं, तो जवाब होगा 14 वीक पर लगाते हैं। महीने के हिसाब से पूछा जाए तो जवाब बता देना कि लगभग 3.5 महीने पर लगाया जाता है। एग्जामिनर पूछे किसके साथ लगाते हैं तो बोलना कि यह ओपीवी की थर्ड डोज के साथ लगाया जाता है। सवाल आया हुआ है कि किसके साथ लगाते हैं, तो बताना है ओपीवी की थर्ड डोज के साथ लगाया जाता है। किस व्यक्ति में नहीं लगाना है? फॉर्मलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की टॉक्सिसिटी हो या वह व्यक्ति जो व्यक्ति इनके संपर्क में हो, इसके साथ आईपीवी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट्स? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट
FIPV के बारे में। किसके बारे में? FIPV। FIPV क्या है? FIPV ये तीसरा पार्ट है, सी पार्ट FIPV। सुनिएगा, इसमें भी FIPV में फ्रैक्शनल IPV। एक पॉइंट और याद रखना आप, इसी में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपकी IPV में ही। IPV जो है इसको एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है आपका साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन किसकी बात कर रहा हूं बेटा? IPV की। IPV का ही दूसरा नाम है साल्क वैक्सीन। जैसे OPV को सेबिन वैक्सीन बोल रहे थे, वैसे IPV को साल्क वैक्सीन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसका जवाब मैं बोल रहा हूं, क्योंकि IPV डिस्कवर्ड हुई थी, खोजी गई थी, डिस्कवर्ड बाय जोनस साल्क के द्वारा। व्यक्ति का नाम था जोनस साल्क। कब? इन 1954, 1954 में। OPV कब खोजी गई थी? तो OPV डिस्कवर्ड हुई 1957 में, कमर्शियल यूज आई 1961 में, और यह 1954 में। उसे खोजा था अल्बर्ट सेबिन ने, इसे खोजा है जोनस साल्क ने। अब बात करते हैं हम FIPV के बारे में। FIPV जो सी वैक्सीन है, तीसरा प्रकार है। नाम देखिएगा क्या कहता है? फ्रैक्शनल IPV। इसकी फुल फॉर्म है फ्रैक्शनल IPV। फ्रैक्शनल बोले तो टुकड़े, फ्रैक्शनल IPV। इस वैक्सीन को भी देखिएगा, फ्रैक्शनल IPV। यह लगती है 0.1 ml, 0.1 ml लगती है। रूट इसका होता है इंट्राडर्मल रूट, लगाते हैं अपर आर्म में। अपर आर्म में इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है ये। और डोज कितनी होती है? तो याद रखना, इसकी 2 डोज होती हैं। कब कब लगाते हैं? एक लगाते हैं 6 वीक पर, और एक लगाते हैं 14 वीक पर। 2 डोज लगाई जाती हैं FIPV की। अगर आपसे कभी सवाल मिले कि IPV भी है और FIPV भी है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो याद रखना है FIPV। FIPV इज गुड इम्यूनोजेनेसिटी, यानी कि यह जो वैक्सीन है इसकी इम्यूनोजेनेसिटी ज्यादा बढ़िया होती है IPV की तुलना में। FIPV ज्यादा बढ़िया है IPV की तुलना में। क्लियर है? इसके अलावा अगर अब आपसे बोला जाए 3 वैक्सीन है, आपको टीकाकरण करना है, कैसे लगाएंगे? याद रखना, मैंने पोलियो की 3 वैक्सीन बताई हैं आपको। OPV मैंने बताई आपको, IPV मैंने बताई आपको, और FIPV बता दिया। आपको यह वैक्सीन देनी है, इसकी डोज में कोई बदलाव नहीं होगा। 5 वैक्सीन देनी है। 0 डोज देनी है, फर्स्ट डोज देनी है, सेकंड डोज देनी है, थर्ड डोज देनी है, और बूस्टर देना है। OPV का एक बूस्टर भी लगता है। बोले तो टोटल कितनी डोज लगानी है? तो आप बोलोगे OPV की डोज लगेंगी 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी डोज हो गई बेटा? 5 डोज हो गई। लिखाया भी था मिनिमम 5 डोज काम में लेते हैं OPV की। FIPV की बात आए तो केवल एक ही डोज लगनी है, और इसकी बात आए तो 2 डोज लगनी है, 1 और 2। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, याद रखना है। जब आपको टीकाकरण की बात आए, यह तो देनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, OPV को देना है, लेकिन IPV और FIPV में से एक चूज करना है आपको। जैसे अगर 6 सप्ताह पर आपने ये लगा दिया
तो फिर आपको 14 सप्ताह पर ये नहीं लगाना, यही लगाना है। समझना ये है, आईपीवी पिताजी हैं, एफआईपीवी इनके छोटे 2 बेटे हैं। आप चाहो तो पिताजी को लेके चले जाओ, एक से काम चला लो। अगर पिताजी नहीं लगाना चाहते तो 2 बेटों को साथ ले लो, मतलब 2 बेटे एक पिताजी का काम कर रहे हैं, लेकिन बाप बेटे साथ नहीं रहेंगे, दोनों में से एक ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? जब भी टीकाकरण करना है, ओपीवी की वैक्सीन काम में लेनी है, 5 डोज लगानी जरूरी है, लेकिन आईपीवी और एफआईपीवी में से एक ही काम में लेना है। या तो एफआईपीवी लेना चाहते हो तो 2 बार लगा लो, इंट्राडर्मल रूट से लगने वाली है ये, और अगर आप एक लगाना चाहते हैं तो आपको आईपीवी लगाना है। जैसे एग्जामिनर बोल सकता है क्वेश्चन बनाकर कि एक बच्चे को एफआईपीवी 6 सप्ताह पर नहीं लगा है, अब बताओ उसे कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए। जवाब होगा, जब एक बेटा नहीं है तो दूसरा बेटा तो लगेगा ही नहीं, इसका मतलब दूसरी वैक्सीन कौन सी लगानी पड़ेगी, एक वाली लगानी पड़ेगी, बाप का सहारा लेना पड़ेगा, यानी आईपीवी लगानी पड़ेगी। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि इफ चाइल्ड not immunized by FIPV at 6 week, then which vaccine introduced next? तो कौन सी वैक्सीन लगाएंगे आगे? जवाब होगा हमारा, अगर हमने एफआईपीवी नहीं लगाया है तो आपको लगानी पड़ेगी आईपीवी। कब लगानी पड़ेगी? 14 वीक पर लगानी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा आईपीवी एट 14 वीक। क्यों? क्योंकि आपने एफआईपीवी नहीं लगाया, तो अब उसका ऑप्शन हमारे पास यही बचा है कि हम आईपीवी लगाएं 14 वीक वाली। क्लियर है? क्योंकि ये एक दोनों का काम कर देगी। और सुनिएगा, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इन वैक्सीनों का अधिकतम एज बताओ, तो आपको बताना है कि आईपीवी जो लगा रहे हो आप, इसकी अपर एज है, कब तक लगा सकते हैं? तो अप टू 1 ईयर। इस वैक्सीन को 1 साल तक लगाया जा सकता है। कब तक लगा सकते हैं? 1 साल तक। एक क्वेश्चन और आता है, हालांकि ओपीवी से रिलेटेड है, लेकिन पोलियो का नाम लेकर बोलते हैं कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस इज रिलेटेड टू विच वैक्सीन? इज रिलेटेड टू विच वैक्सीन? कौन सी वैक्सीन से रिलेटेड होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस? आपका जवाब होगा, आंसर आप देंगे ओपीवी। क्या बोलना है? ओपीवी बोलना है। ओपीवी की जो वैक्सीन होती है उससे एक समस्या हो सकती है, और उस समस्या का नाम है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस। इसे VAP के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस। कौन सी वैक्सीन के द्वारा होता है? जवाब होगा ओपीवी के द्वारा होता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस। क्लियर है? इसी के साथ हमने ओपीवी, आईपीवी और एफआईपीवी तीनों की सारी बातें क्लियर कर ली हैं। देखिएगा क्या क्या हमने देखा इन तीनों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी किसके बारे में? आईपीवी के बारे में। देखिएगा, आईपीवी वैक्सीन की फुल फॉर्म मैंने बताई क्या होती है, तो बोलना है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। कैसी वैक्सीन है? तो बताना है किल्ड वैक्सीन है। किस फॉर्म में होती है? तो बताना है इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है। आईपीवी जो है वो, जैसा हमने एक ही बात की, दूसरी वैक्सीन है बी वैक्सीन। आईपीवी फुल फॉर्म होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अगर आपसे बोला जाए कैसी वैक्सीन है, बोलना है किल्ड वैक्सीन है। किस फॉर्म में होती है? बताना है इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है। किस रूप में स्टार्ट हुई? बताना है
पोलियो एंड गेम स्ट्रेटजी के तहत, इस मिशन के तहत, या मैं कहूं इस मुहिम के तहत स्टार्ट हुई। कब से कब है? 2013 से 2018 के बीच में ये है। इसके अलावा बोला जाए कैसी है ये, तो सिंगल डोज वैक्सीन ये होती है। आपसे बोला जाए कि आईपीवी जो आप लगा रहे हो, वह आईपीवी की जो वैक्सीन है वह कितने अमाउंट में लगती है? जवाब होगा 0.5 ml। क्या बोलना है? 0.5 ml। आपसे बोला जाए कौन से रूट से लगती है, बोलना IM रूट से लगती है। जगह कौन सी बताई, साइट कौन सी बताई? एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। कौन सी मसल में लगाते हैं? तो जवाब देना है, मसल का नाम है वास्टस लैटरलिस मसल में लगाई जाती है। यहां से मैंने 3 सवाल आपको और बताए हैं। अगर बोला जाए IM की बेस्ट साइट होती है तो डेल्टोइड बताना है। छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में IM इंजेक्शन कौन सी साइट पर लगता है, कौन सी मसल में लगता है? वास्टस लैटरलिस में। एडल्ट में IM इंजेक्शन कौन सी साइट पर लगता है? तो बताना है ग्लूटियल मसल में, जो बटक रीजन में होती है। क्लियर है? इसके अलावा बोला जाए कि IPV जो लगा रहे हो वो कौन से समय में लगाते हैं, तो बताना है 14 वीक पर लगाते हैं, 3.5 महीने पर। किसके साथ लगाई जाएगी? तो बोलना है OPV की 3rd डोज के साथ लगाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, किस में नहीं देना है IPV को, तो बताना है फॉर्मलिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है, इनकी टॉक्सिसिटी के साथ या इन केसेस के साथ ये नहीं देना है IPV को, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। ये सब हमने बात की आप किसके बारे में, आपकी IPV के बारे में। फिर हमने पढ़ा FIPV, फ्रैक्शनल IPV इसकी फुल फॉर्म होती है। कौन से रूट से लगती है? तो बोलना है इंट्राडर्मल रूट से। कितना अमाउंट देते हैं? तो 0.1 ml देते हैं। कितनी डोज लगती है? तो 2 डोज लगती है, 6 सप्ताह और 14 सप्ताह पर लगाई जाती है। इसके अलावा आपसे बोला जाए कि बताओ, दोनों हैं, FIPV भी है और IPV भी है, दोनों में से बेस्ट कौन सी है जो इम्यूनोजेनेसिटी डेवलप करेगी? आंसर होगा FIPV। क्लियर है? अब हमारे पास में बेटा 3 वैक्सीन है पोलियो की, OPV है, IPV है और FIPV। कैसे लगाएंगे? तो ध्यान रहे, OPV की 5 डोज लगनी है, 0 डोज, 1st डोज, 2nd डोज, 3rd डोज और बूस्टर डोज। कोई बदलाव नहीं होगा, आप इसे देना ही है आपको OPV को। लेकिन FIPV और IPV इन दोनों में से एक ही काम में लेना है। ऐसा समझ सकते हैं, OPV जो आपका जो IPV है वो एक बड़ा रूप है, एक बड़ा भाग है, इसके 2 टुकड़े हैं IPV, उसी के टुकड़े ऐसे समझिएगा। यानी या तो एक काम में लेना है तो IPV ले लो, और टुकड़ों में काम लेना तो FIPV ले लो। दोनों काम में मत लेना, दोनों में से एक काम में लेना है। जैसे सवाल मैंने बताया, एग्जामिनर बोले कि बताओ अगर बच्चे को 6 सप्ताह पर FIPV का इंजेक्शन नहीं लगा तो अब कौन सी वैक्सीन आप दोगे? तो जवाब तुरंत हो जाएगा IPV दे देंगे 14 वीक के ऊपर। इसके अलावा वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ जुड़ा होता है? जवाब होगा OPV के साथ में जुड़ा होता है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारी कौन कौन सी वैक्सीन हमने क्लियर कर लिया है। हमारी टोटल BCG पूरी हो गई, डेंगू पूरा हो गया, JE पूरा हो गया, पोलियो की तीनों प्रकार हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में, और नेक्स्ट वैक्सीन हमारी है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। कौन सी है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। देखिएगा इसके बारे में भी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कैसी है देखिएगा। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लाइव वैक्सीन है। किससे डेवलप्ड हुई थी? तो यह हुई थी फ्रॉम काउ पॉक्स। काउ पॉक्स से डेवलप्ड हुई। किसने डेवलप्ड की? तो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड की। किसने? एडवर्ड जेनर ने। डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इसे डिस्कवर्ड किया। बोला जाए कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यहां से सवाल बन सकता है, एडवर्ड जेनर को बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का पिता कौन है? तो भी जवाब होगा एडवर्ड जेनर। यही जवाब होगा एडवर्ड जेनर।
क्लियर है। डिस्कवर्ड भी यही किया था यह वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को। स्मॉल पॉक्स के बारे में ही हम बात करें तो यह पहली वैक्सीन है। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी, तो यही होगा स्मॉल पॉक्स। ये सवाल अभी आपके नॉरसेट की एग्जाम में भी पूछा गया था, जो एग्जाम लगा नॉरसेट, उस एग्जाम में सवाल आया था आपका नॉरसेट के एग्जाम में कि फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी, किस बीमारी के खिलाफ थी और कौन सी वैक्सीन थी, तो जवाब होगा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम इस स्मॉल पॉक्स की बात करें तो यह जो वैक्सीन है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 1982 में। WHO ने, WHO डिसकंटिन्यू मतलब इसे आप काम में नहीं लेना है, डिसकंटिन्यू द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कब से, फ्रॉम 1982 1982 के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। यह जो वैक्सीन है वो किससे डिस्कवर्ड होती है, तो याद रखना है यह वैक्सीन किससे प्रिपेयर्ड होती है, तो बताना है प्रिपेयर्ड बाय वैक्सीनिया वायरस। कौन से वायरस से होती है, तो बताना है वैक्सीनिया वायरस। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कौन से वायरस से प्रिपेयर्ड होती है, वैक्सीनिया वायरस से। क्या क्या पॉइंट्स देखिएगा। कैसी वैक्सीन है, लाइव। किससे डिस्कवर्ड होती है, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स से। किसने डिस्कवर्ड किया, एडवर्ड जेनर ने। फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, एडवर्ड जेनर है। इसके अलावा यह जो वैक्सीन है यह फर्स्ट वैक्सीन है। बोला जाए पहली वैक्सीन कौन सी है, तो जवाब क्या होगा, स्मॉल पॉक्स। WHO ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, काम में मत लेना, कब से, 1982 से। प्रिपेयर्ड बाय वैक्सीनिया वायरस। क्यों कहा ऐसा, इसका कारण भी, डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया, इसका कारण सुनिएगा। यह बीमारी इरेडिकेट हो चुकी है हमारे यहां से, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया से कौन सी बीमारी इरेडिकेट हो चुकी है, तो याद रखना है स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड। कैसी बीमारी है ये, इरेडिकेटेड। अब यह बीमारी टीयर आउट ऑफ रूट, खत्म हो चुकी है भारतवर्ष। एग्जाम में सवाल मिले, बताओ वह कौन सी बीमारी है जिसका उन्मूलन हो गया या जिसका इरेडिकेशन हो गया, जवाब होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भारतवर्ष और वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। कुछ फैक्ट इसके बारे में मैं बताता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला कि इसका लास्ट नॉन नेचुरल केस कहां पाया था और कब पाया था, तो बताना है लास्ट नॉन नेचुरल केस। नॉन नेचुरल केस किसकी बात कर रहा हूं, स्मॉल पॉक्स की। लास्ट नॉन नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स फाउंड इन वर्ल्ड। अभी बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, फिर इंडिया की बात करूंगा। वर्ल्ड में कहां पाया था, तो बताना है यह पाया था सोमालिया अफ्रीका में। जगह का नाम है सोमालिया अफ्रीका। एग्जाम का सवाल है कि बताओ स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहां पाया था वर्ल्ड में, जवाब होगा सोमालिया अफ्रीका। जैसा मैंने आपको पोलियो के बारे में भी बताया, पोलियो का लास्ट केस भारतवर्ष में कब और कहां पाया गया, जवाब होगा 13 जनवरी 2011 वेस्ट बंगाल में। अगर यही सवाल स्मॉल पॉक्स के बारे में एग्जामिनर करे तो बताना है सोमालिया अफ्रीका में इसका अंतिम केस मिला। कब मिला वह भी बताना है। तारीख थी इसकी 26 अक्टूबर 1977 को। दिन याद रखना 26 अक्टूबर 1977, 26 अक्टूबर 1977। यह वह दिन है जिस दिन विश्व में अंतिम केस मिला स्मॉल पॉक्स का। जगह का नाम था सोमालिया अफ्रीका। अब हम बात करते हैं हमारे भारतवर्ष के बारे में, तो इंडिया में लास्ट केस कहां मिला, तो बताना है इंडिया में लास्ट केस इसका मिला और वह तारीख थी 24 मई
24 मई 1975 को बिहार में मिला था। कहां मिला था? बिहार में। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया, तो जवाब होगा इन बिहार और तारीख होगी 24 मई 1975 1975 में। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट सुनिएगा, इसे भारतवर्ष से कब फ्री घोषित कर दिया गया है? भारत से दो बीमारी फ्री है, एक तो ख्याल आना कि फ्री कैसे इरेडिकेट ही हो गया है, पोलियो फ्री हुआ। तारीख मैंने बताई 27 मार्च 2014, इंडिया डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम पोलियो। यही याद रखना है। स्मॉल पॉक्स फ्री हुआ, स्मॉल पॉक्स फ्री, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया स्मॉल पॉक्स से कब फ्री हुआ? यह डिक्लेरेशन कब हुआ? जवाब बताना है 5 जुलाई 1975 को भारत में इसे फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था स्मॉल पॉक्स फ्री। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं, इसे वर्ड से कब डिक्लेयर किया गया? इरेडिकेटेड। तो स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ड, इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ड की बात कर रहा हूं। और यह तारीख थी 8 मई 1980, यानी 80 में 1980 में यह इरेडिकेट हो गई। इसीलिए WHO ने 82 में, यानी कि एग्जैक्ट 2 साल बाद इस वैक्सीन को ही रोक दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो यह कुछ फैक्ट हैं आपके स्मॉल पॉक्स के बारे में, इस वैक्सीन से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने हैं। लाइव वैक्सीन है, काउ पॉक्स से डिस्कवर्ड हुई और डिस्कवर करने वाले महानुभाव का नाम है एडवर्ड जेनर, जिसे वैक्सीन का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। पहली वैक्सीन बोली जाए तो भी स्मॉल पॉक्स ही आंसर जाएगा। WHO ने इसे कब डिसकंटिन्यू कर दिया? तो जवाब देना है 1982 1982 में। और किस वायरस से प्रिपेयर्ड होती है? तो जवाब होगा वैक्सीनिया वायरस से। इसका इरेडिकेशन जो है वो हो चुका है, बीमारी जो इरेडिकेट हो चुकी है, तो स्मॉल पॉक्स बताना है। लास्ट नॉन केस कहां मिला? तो बताना है सोमालिया अफ्रीका में। कब मिला? तो बताना है 26 अक्टूबर 1977 को। अगर बोला जाए इंडिया में तो लास्ट केस कब मिला? 24 मई 1975 को। कहां मिला? तो बिहार में। और स्मॉल पॉक्स फ्री कब हुआ इंडिया में? बताना है 5 जुलाई 1975 को। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स कब डिक्लेयर्ड हो गया था वर्ड से इरेडिकेटेड? तो जवाब होगा 8 मई 1980। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम के सवाल हैं, आपको याद रखने हैं इनके बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट वैक्सीन हम डिस्कस करने वाले हैं, वह वैक्सीन है मीजल्स। कौन सी वैक्सीन है? मीजल्स। अभी तक हमने कितनी वैक्सीनों के बारे में बात की है? 4 वैक्सीन। BCG के बारे में बात कर ली, डेंगू एक नई वैक्सीन आई डेंगवाक्सिया, उसके बारे में बात कर लिए, जापानीज एनसेफेलाइटिस की बात हमने कर ली, इसके अलावा स्मॉल पॉक्स की बात हमने कर ली है। अब हमारी नई वैक्सीन है, उसका नाम है मीजल्स। कौन सी वैक्सीन है? मीजल्स। मीजल्स की वैक्सीन सुनिएगा इस वैक्सीन के बारे में भी। मीजल्स की जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन भी 3 प्रकार की वैक्सीनें चल रही हैं अभी। कौन कौन सी देखिएगा? एक तो सिंगल है मीजल्स की वैक्सीन ही, डायरेक्ट आती है मीजल्स सिंगल वैक्सीन। एक वैक्सीन चल रही है MR के नाम से। MR बोले तो मीजल्स रूबेला। आप देखोगे मीजल्स रूबेला वैक्सीन, मतलब 2 बीमारियों के लिए एक वैक्सीन, मीजल्स रूबेला। एक पुरानी जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था उसमें आपको मिलेगा MMR, बोले तो मीजल्स मम्स रूबेला, मतलब 3 बीमारियों का एक टीका, मीजल्स मम्स और रूबेला। इसीलिए हम इन्हें कंबाइंड वैक्सीन में भी ले सकते हैं, मीजल्स और MMR को, मीजल्स MR और MMR को, ये दोनों कंबाइंड वैक्सीनें भी हैं। यह सिंगल वैक्सीन है मीजल्स वाली, मतलब इसमें अकेला सिंगल मीजल्स का ही थ्रेड है। तो 3 प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है, एक मीजल्स है,
एक मीजल्स रूबेला है, एक मीजल्स मम्स और रूबेला है। तीनों की ही बात करेंगे, एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिंगल वैक्सीन मीजल्स के बारे में। किसके बारे में? सिंगल वैक्सीन। ए बोले तो पहला पॉइंट सिंगल मीजल्स वैक्सीन की बात करते हैं। सिंगल मीजल वैक्सीन, सिंगल मीजल वैक्सीन जिसमें एक थ्रेड है। यह जो वैक्सीन है कैसी वैक्सीन थी? बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहां से पहला बनता है। यह फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फ्रीज ड्राइड बोले तो वह वैक्सीन जो ठंड में रहती है, और ड्राइड बोले तो सूखा, ड्राई फ्रूट बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट मतलब सूखे मेवे, यानी कि वह वैक्सीन जो सूखी है, पाउडर फॉर्म में होती है। यानी कौन सी फॉर्म में यह मिलेगी? पाउडर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मिलती है? पाउडर फॉर्म में। तो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। दूसरा पॉइंट, यह कितने डिग्री पर स्टोर होती है? तो बताना है -10 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज इसका होता है। फिर इसमें को किसके साथ में डिजोल्व किया जाता है? तो यह पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। आपको बोलना है, बताओ किसके साथ डिजोल्व करते हैं? आपका आंसर होगा डिस्टिल वाटर के साथ में। किसके साथ में करते हैं भाई? तो बेझिझक बताना डिस्टिल वाटर के साथ में। एग्जाम का बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू है ये कि मीजल्स की वैक्सीन को किस डाइल्यूएंट के साथ में मिक्स किया जाता है? आंसर क्या होगा? डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट देखिएगा, अगर एग्जामिनर बोले कि डिजोल्व करने के बाद कितने समय तक काम में लेते हैं, तो याद रखना है इसकी ड्यूरेशन अगर पूछी जाए, ड्यूरेशन पूछी जावे तो बताना है बेस्ट काम में ले सकते हैं 1 घंटे तक। यानी मीजल्स की वैक्सीन 1 घंटे तक काम आएगी बेस्टली। अगर यही एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछ लिया कि बताओ मैक्सिमम कितने समय तक काम में ले सकते हैं, तो फिर तुम जवाब देना 4 घंटे। यह सवाल पूछा गया था रायपुर एम्स में। अभी एग्जाम लगा रायपुर एम्स का, उसमें सवाल आया था कि बताओ बीसी आपकी मीजल्स की वैक्सीन को कितने समय तक काम में ले सकते हैं नॉर्मली, और उसमें ऑप्शन था 4 आवर। तो आंसर 4 आवर हो जाएगा। 4 घंटे तक इसे हम काम में ले लेते हैं। इसी पर एक और एमसीक्यू बनता है कि अगर आपने इसे 4 घंटे के बाद में काम में ले लिया तो क्या लफड़ा हो जाएगा, क्या समस्या हो सकती है? तो आंसर होगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या होने वाला है आंसर? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यानी इफ यूज्ड आफ्टर 4 आवर, अगर आपने 4 घंटे के बाद भी काम में ले लिया तो फिर क्या कोज करेगी? तो फिर कोज करेगी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यानी ऐसा भी बोल सकता है एग्जामिनर, वह कौन सी वैक्सीन है जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करती है? तो जवाब क्या होगा? मीजल्स। क्लियर है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। बताओ वह कौन सी वैक्सीन है जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकती है? जवाब होगा मीजल्स। कब कर सकती है? जब इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी डिजोल्व करने के बाद, डिस्टिल वाटर के साथ मिलाने के बाद 4 घंटे के बाद भी काम में ले रहा है कोई व्यक्ति, तो यह उस मरीज में क्या कोज कर सकती है? उस व्यक्ति में क्या कोज कर सकता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज कर सकता है। एक और बात, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं, बहुत डीप बात है ये, याद रखना। मीजल्स की जो वैक्सीन होती है ना, अगर इस वैक्सीन की बात करूं मैं, तो मीजल्स की वैक्सीन को देने के बाद में बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि मीजल्स की वैक्सीन बॉडी में जाने के बाद में विटामिन ए का स्टोरेज कम कर देती है और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देती है। इसलिए जब कभी भी मीजल्स की वैक्सीन देते हैं, साथ में ये जरूर ध्यान रखना होता है कि कहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लक्षण उसे नजर नहीं आ रहे हो। जैसे कि हो सकता है उसे ब्लाइंडनेस हो नजर आ रही हो सकता है उसमें हमें नजर आ रहा हो कैरेटोमलेशिया। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, जब भी हम मीजल्स की बात करते हैं, मीजल्स की वैक्सीन की बात करते हैं,
यह वह वैक्सीन जो होती है उसके साथ में आपको हर बार विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट एग्जाम में आपको रिमेंबर रखना है। जब भी एग्जाम सेशन में बैठे और मीजल्स का नाम आए, ये पॉइंट आपके मस्तिष्क में, माइंड में रहना चाहिए कि जो मीजल्स है, मीजल्स क्या करेगा, ये डिप्लीट करता है। डिप्लीट बोले तो घटाना, डिप्लीट बोले तो घटाना। मीजल्स डिप्लीट द स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डिप्लीट द स्टोरेज, स्टोरेज यानी अंदर जो स्टोरेज होता है उसको स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए के स्टोरेज को तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और दूसरा काम करता है इंक्रीज यूटिलाइजेशन, इसके यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा। मतलब इससे एक काम निकल कर आएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी। तो मैं कह सकता हूं कि मीजल्स की वैक्सीन के साथ में आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो बोलना है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। क्लियर है? यानी कि मीजल्स कोज विटामिन ए डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो बताओ कॉमन क्या क्या लक्षण तुम्हें देखने को मिलेंगे, पढ़ा होगा आपने। इसका एक लक्षण आता है ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। एक आता है बिटॉट स्पॉट, ये एग्जाम के सवाल है जो आए हुए हैं, बिटॉट स्पॉट। और एक आता है केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया। क्लियर है? केरेटोमलेशिया। सवाल आए हुए हैं एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में। बताओ विटामिन ए की डेफिशिएंसी में नजर आता है बिटॉट स्पॉट, क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है। यही ब्लाइंडनेस पे भी सवाल आता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी का कॉमन लक्षण क्या होता है, तो बताना है ब्लाइंडनेस। यहीं से 2-3 और एमसीक्यू बन जाते हैं। जैसे एक कॉमन एमसीक्यू कि इंडिया में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या होता है, आपसे बोले कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। अगर आपसे बोला जाए कि इंडिया में ब्लाइंडनेस का मेन कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, कि इंडिया में ब्लाइंडनेस का मेन कारण क्या है, तो आंसर देंगे आप कैटरैक्ट। क्या बताना है? कैटरैक्ट। यही अगर आपको मिले कि मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कोज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या होगा, कम्युनिकेबल कोज क्या है, तो फिर आंसर जाएगा ट्राकोमा। क्लियर है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस, कि ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कारण कैसा, कम्युनिकेबल कारण, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कोज। क्लियर है? क्या है सवाल? सवाल है मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है, उसे हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। यानी मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कोज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या होगा, तो आंसर देना है ट्राकोमा। क्या देना है? ट्राकोमा। यही मिले कि बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस का कारण क्या है, तो बताना है विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्लियर है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड, ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड, बच्चों में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है, तो बताना है विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। तीनों एमसीक्यूज क्लियर हुए। अगर बोले कि बताओ मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो बताना है डायरेक्टली कैटरैक्ट। कम्युनिकेबल वर्ड डाल दे तो आपको घूमना नहीं है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो बताना है ट्राकोमा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है। और अगर बच्चों में पूछा जाए तो विटामिन ए डेफिशिएंसी आपको याद रखनी है। हमने क्या क्या बातें की मीजल्स के बारे में। मीजल्स की जो वैक्सीन होती है यह 3 प्रकार की है। हम सिंगल वैक्सीन की बात कर रहे हैं,
पहला पॉइंट मैंने बताया यह सूखी वैक्सीन है बेटा, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फ्रीज ड्राइड बोले तो पहला वर्ड बताया फ्रीज, यानी तापमान 0 से कम होगा तभी तो फ्रीज होना है। दूसरा है ड्राइड, ड्राइड बोले तो सूखा पाउडर फॉर्म में होने वाली वैक्सीन है, यानी कि पाउडर फॉर्म की वैक्सीन है, यानी आप लगाने के लिए इसे किसी के साथ डिजोल्व करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं डाइल्यूएंट काम में लोगे, किसके साथ डिजोल्व करोगे, तो बताना है डिस्टिल वाटर के साथ में। वहीं अगर एग्जामिनर बीसीजी का सवाल पूछे तो नॉर्मल सलाइन याद रखना है, नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करते हैं। स्टोरेज कितने डिग्री तापमान पर, -10 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन आए पोलियो का, ओपीवी का, तो -20 बताना है। ड्यूरेशन पूछ ले कितने समय तक काम में लेना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, घुलने के बाद में, बताना है 1 घंटा बेस्ट होता है, मैक्सिमम 4 घंटे काम में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या कोज कर सकता है 4 घंटे बाद, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी में जो लक्षण आते हैं वो मैंने बता दिए हैं, और कुछ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं। और क्या हो सकता है सिंगल वैक्सीन जो मीजल्स वाली, उसमें एक और पॉइंट कब लगाते हैं याद रखना, क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट एक पॉइंट याद रखना, 8-9 मंथ पर। इसकी पहली डोज बेटा एग्जैक्ट मीजल्स फर्स्ट की बात कर रहा हूं, मीजल्स जो फर्स्ट है पहली वह कब लगती है, 9 मंथ पर। आपको ऐसा मिलेगा इम्यूनेशन शेड्यूल में 9 से 12 महीना, लेकिन 9 से 12 के अंदर भी पूछा जाए कि कब लगानी है तो याद रखना 8-9 मंथ लगेगी। 9 कंप्लीटेड, बिल्कुल एग्जैक्ट 9 मंथ पर आपको लगाना है। दूसरा पॉइंट, किस अवस्था में इसे आप 9 महीने से पहले भी लगा सकते हो, यानी कि 9 महीने पहले कब लगा सकते हैं, तो 2 अवस्थाएं याद रखना है। इसे आप 9 मंथ से पहले भी लगा सकते हैं 2 अवस्थाओं में। कौन कौन सी अवस्थाएं देखिएगा, मीजल्स बिफोर 9 मंथ, बिफोर 9 मंथ यानी 9 महीने से पहले किस अवस्था में लगा सकते हैं, और ड्यूरेशन भी बता रहा हूं, 9 महीने से पहले 6 से लेकर 9 महीने के दौरान आप इन्हें लगा सकते हैं। कंडीशन देखिएगा कौन कौन सी कंडीशन में। पहली कंडीशन बता रहा हूं कि मीजल्स का एपिडेमिक हो जावे, क्या हो जावे, मीजल्स का एपिडेमिक। एपिडेमिक समझते हैं बेटा, 3 वर्ड होते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। अगर किसी क्षेत्र में कोई बीमारी नॉर्मल स्थिति में उपस्थित है, सामान्य रूप से उपस्थित है, तो हम उसे बोलते हैं एंडेमिक डिसऑर्डर। एंडेमिक यानी नॉर्मल। अगर कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी जगह पर सामान्यता से ज्यादा हो जाए तो हम उसे एपिडेमिक बोलते हैं। क्या बोल देंगे, एपिडेमिक। लेकिन वहीं कोई बीमारी सारे संसार में फैल जाए, बहुत सारे देशों को इंक्लूड कर ले, तो हम उसे पैंडेमिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे कोरोना के अंदर आपको सवाल भी मिला होगा, नोर सेट में क्वेश्चन आया था ये, कोरोना कैसी डिजीज है, पैंडेमिक डिजीज, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज को इसने इंक्लूड कर लिया है। तो यहीं से याद रखना है कि अगर मीजल्स का एपिडेमिक हो जाए, इस अवस्था में आप पहले लगा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बच्चा सीवियर माल नरिस्ट है, कैसा है, सीवियर माल नरिस्ट है, सीवियर माल नरिस्ट है, उस अवस्था में भी आप इसे जल्दी लगा सकते हैं। अब एक और बात है, माल नरिस्ट है, लेकिन एक बात का याद रखना कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी उसमें नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये बात आप जरूर याद रखें विटामिन ए के बारे में। क्यों याद रखनी है ये बात, क्योंकि मीजल्स खुद विटामिन ए की डेफिशिएंसी करता है। अगर पहले से विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और तुमने फिर यह वैक्सीन दे दी, और ज्यादा घातक हो जाएगा और उस व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए ऐसे बालक जो माल नरिष्ट है उनके अंदर आप मीजल्स समय से पहले लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए, वो बात क्या है, विटामिन ए की कमी उसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा एक और सवाल नोर सेट में अभी पूछा गया था, कौन सी वैक्सीन है जो लगाने के बाद पैप्यूल बना देती है। बेटा स्कार की बात नहीं कर रहा हूं, स्कार तो छोड़ती है बीसीजी, लेकिन पैप्यूल की बात आए तो याद रखना यह मीजल्स बनाता है। तो याद रखना है मीजल्स क्या करता है, मीजल्स फॉर्म्ड
पैप्यूल दाने दाने से बना लेता है आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगाने के बाद में मीजल्स में जहां आपने वैक्सीन लगाई है उस स्थान पर बारीक बारीक दाने बन जाते हैं। कब बनते हैं, समयावधि भी याद रखें। सीएचओ के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। याद रखें कि 2 पॉइंट यहां बता रहा हूं। पैप्यूल कब बनते हैं, एक तो ये और एक ये इम्यूनिटी कब देता है। तो पैप्यूल याद रखें 5 to 10 डेज, 5 से 10 दिन बाद में आफ्टर वैक्सीनेशन। आपने जो वैक्सीन लगाई, कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं बेटा, मीजल्स की। मीजल्स की वैक्सीन लगाने के बाद पैप्यूल कितने समय बाद बनते हैं, 5 से 10 दिन बाद। यही एग्जामिनर आपसे एक और बात कर ले, घुमाकर पूछ ले थोड़ा सा कि बताओ वैक्सीन लगाने के कितने समय बाद इम्यूनिटी बनती है, तो मैं बोलूंगा एंटीबॉडी कब बनेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कब हो जाएगा, इम्यूनिटी कब बन जाएगी मीजल्स की वैक्सीन के बाद में। तो बेशक बताना उसे कि 11 से लेकर 12 दिन पर बन जाती हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। यानी इसका मतलब यह है कि वैक्सीन को लगाते ही तुरंत नहीं बनेगी इम्यूनिटी, समय लेती है लगभग 11 से 12 दिन का। और पैप्यूल बनने में समय कितना लग सकता है, मिनिमम 5 से लेकर 10 दिन का समय लग सकता है। क्लियर है। इसके अलावा और बात करें हम, इसका रूट बताओ तो बताना है सब क्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। डोज बताओ तो बताना है 0.5 ml। कितनी डोज लगती है तो बताना है 2 डोज लगती है। पहली कब लगती है तो 8-9 मंथ, पहली 9 महीने पर लगती है। दूसरी कब लगती है तो बताना है 16 से लेकर 24 मंथ, यानी 16 से 24 मंथ के दौरान दूसरी डोज लगेगी। दोनों के बीच में कितना गैप है तो याद रखना है 6 मंथ का डिफरेंस होता है 2 डोजों के बीच में। 6 मंथ डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 6 मंथ का डिफरेंस है 2 डोज के बीच में, बिटवीन 2 डोज। 2 डोज जो हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, लगभग 6 महीने का डिफरेंस यहां होता है मीजल्स की वैक्सीन में। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने बताए मीजल्स के बारे में। मीजल्स की जो वैक्सीन है ना, इसका जो सेकंड डोज है वो कब स्टार्ट हुआ था ये भी याद रखना है। तो 2010 में ऐड किया गया था इसे, मीजल्स सेकंड डोज। पहले एक ही लगती थी। मीजल्स सेकंड डोज स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड एट 2010। 2010 में मीजल्स जो है उसकी सेकंड डोज को जोड़ दिया गया था। मतलब अब कितनी डोज लगती हैं, कुल मिला के 2 डोज लगती हैं। क्लियर है। ये सब कुछ मैंने मीजल्स के बारे में बता दिया है, सिंगल वैक्सीन के बारे में इतने पॉइंट्स बता दिए हैं कि इनसे बाहर एग्जाम में सवाल जाने की कोई संभावनाएं नहीं है। आप इन्हें याद रखेंगे, हर लगभग सवाल आप कर पाएंगे, चाहे वो इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछ ले, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा मीजल्स की 2 और वैक्सीन बाकी हैं। एक MR, जिसमें 2 वैक्सीनों बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगा रहे हैं, पहला मीजल्स और दूसरा रूबेला। तीसरी MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, 3 के खिलाफ जो है MMR वाली, उस वैक्सीन की बात भी हम करेंगे, मीजल्स मम्स और रूबेला की भी। इन दोनों वैक्सीनों का डिस्क्रिप्शन और इनसे आने वाले सवाल और बाकी जो हमारी वैक्सीन बची हैं उनके सारे कंटिन्यू हम जो हमारा पोर्शन होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जो पढ़ा है आज, जो ये क्लास रही है, बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने बताए हैं। आपको इन सभी एमसीक्यूज को याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। केवल हमने वही पॉइंट डिस्कस किए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाय।